का इसमें क्या कसूर है? वो 8 भास्कर ने अभी अभी जो कहा था उसे सुनकर तान्नी और डॉक्टर को जैसे एक तेज झटका लगा। वो दोनों बहुत ही हैरानी से भास्कर को देख रहे थे, जबकि भास्कर के होंठों पर फिर से वही अजीब सी मुस्कान आ गई थी। मैं जानता हूं तान्नी कि तुम्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा है, और डॉक्टर ना बंधु तो वैसे भी इन सब में जरा भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है। तुम जिसे पैरानॉर्मल पावर समझ रही हो या जिसे कुछ गांव वाले कोई दिमागी बीमारी समझते हैं, वो सब एक वहम है। चीनी की असली पहचान ये है कि वो एक पिशाचिनी है। What are you talking, Mr. भास्कर? चीनी एक लड़की है। I mean, she's a human being. वो गांव के मुखिया मणिनाथ की बेटी है। फिर वो बुरी पिशाचिनी कैसे हो सकती है? और वैसे ये पिशाचिनी होता क्या है? पिशाचिनी एक शक्तिशाली आत्मा होती है जो किसी खूबसूरत लड़की के शरीर में वास करती है। और तुमने गौर किया होगा कि चीनी भी दिखने में बेहद खूबसूरत है, जबकि उस गांव में इतनी खूबसूरत लड़की दूसरी कोई नहीं है, बल्कि तुम्हें चीनी जितनी खूबसूरत लड़की शायद उस इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। बट मिस्टर भास्कर, आप चीनी को लेकर इतना श्योर कैसे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही खूबसूरत है? नहीं डॉक्टर, सिर्फ उसका खूबसूरत होना ही वजह नहीं है। मैं पिछले कई सालों से भूत, प्रेत और पिशाचनों पर रिसर्च कर रहा हूं। ये कहते हुए भास्कर अपनी चेयर से उठा और उसने बुक शेल्फ में से कुछ किताबें निकालकर डॉक्टर और तानी के सामने रख दी। वो किताबें हैं जिन्हें वर्ल्ड फेमस राइटर्स ने बहुत ही डीप रिसर्च और रियल इंसिडेंट्स के बेसिस पर लिखा है। इसमें कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो किसी आम इंसान की ही तरह हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन वे वास्तव में कोई भूत, प्रेत या पिशाच होते हैं। तानी को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही थी, जबकि डॉक्टर अब उन किताबों को देखने लगा था। तभी राखाल कुछ चाय नाश्ता लेकर आ गया। लेकिन मिस्टर भास्कर, आपको चीनी के बारे में ये कैसे पता लगा? क्या आप कभी मिले हैं उससे? जी हाँ, करीब 3 महीने पहले मैं उस गांव में गया था। वहां वो जो पुश्तैनी हवेली है ना, उसे लेकर मैं एक बुक लिखने का प्लान बना रहा था। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी मुझे। तभी मैंने पहली बार चीनी को देखा था, और उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। हालांकि उसके बाप मणिनाथ ने बताया कि उसे कोई दिमागी बीमारी है, लेकिन मुझे उस पर शक होने लगा। जी हाँ तान्नी मैडम, उसके बाद भास्कर बाबू की मुलाकात मुझसे हुई और मैंने उन्हें बताया कि चीनी रात रात भर गांव में भटकती है, हाथ में जलती हुई मशाल लिए। वो रात में बार बार उस हवेली का चक्कर लगाती है। रखाल, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि बीच में मत बोलो। अब जाओ यहाँ से। राखाल थोड़ा डर गया और वो फौरन वहां से चला गया। ये रखाल कुछ ज्यादा ही बोलता है। आप लोग इसी बात पर ध्यान मत दीजिए। मगर इसी ने मुझे आपसे मिलने की सलाह दी थी, और अगर मैंने उसकी बात पर ध्यान न दिया होता ना, तो शायद मैं तान्नी को लेकर आपसे मिलने नहीं आता। और शायद आप कभी चीनी की असलियत नहीं जान पाते। बट एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये था कि रखाल किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। बट यस, इट्स ट्रू कि इसी की वजह से मुझे चीनी की सच्चाई पता लगी थी। रखाल ही मुझे एक रात उसके गांव लेकर गया था। उस रात मैंने चीनी का पीछा किया था, और तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि चीनी एक पिशाचिनी है। बट चीनी ने अर्जुन को क्यों किडनैप किया? अर्जुन का इसमें क्या कसूर है? वो तो ऑलरेडी अपने डरावने सपनों से बहुत परेशान था और उनका रीजन जानने यहाँ आया था। तानी के इस सवाल पर भास्कर रॉय कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी इस खामोशी ने तानी को और भी डरा दिया। प्लीज मिस्टर भास्कर, मुझसे कुछ मत छुपाइए, मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। सच बहुत डरावना है तानी। तुम्हें यह लग रहा है कि अर्जुन अपने उन डरावने सपनों की वजह से यहाँ आया था, लेकिन नहीं, उसे यहाँ बुलाया गया है, और ये सब उसे पिशाचिनी की साजिश थी, यानी चीनी की। What? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चीनी आप शांति निकेतन के एक गांव से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में रहने वाले अर्जुन के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी? एग्जैक्टली। तुम इसे टेक्निकली इस तरह से समझ सकती हो कि चीनी अर्जुन के अनकॉन्शियस माइंड में वो डरावने सपने फीड कर रही थी।
ये सब चीनी का ही फैलाया हुआ जाल था जिसमें अर्जुन फंस चुका है। बट व्हाई? अर्जुन से क्या दुश्मनी है चीनी की? दुश्मनी नहीं है तानी, बल्कि चीनी को प्यार है अर्जुन से, उसके शरीर से, उसकी आत्मा से, और वो उससे ये सब हासिल करके ही रहेगी। यानी एक दिन अर्जुन की बॉडी और उसकी सोल दोनों पर चीनी का कब्जा होगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीनी अर्जुन को मुझसे छीन नहीं सकती। प्लीज हेल्प मी। रिलैक्स तानी, मैंने कहा है ना तुमसे कि अर्जुन को केवल तुम ही बचा सकती हो। तुम्हें वो खड़ग हासिल करना है जो हवेली के अंदर मां शमशान काली के चरणों में रखा हुआ है। ओके, तो फिर मैं अभी गांव में जाती हूँ और हवेली का ताला तोड़कर वो खड्ग ले लेती हूँ। नो, इतना आसान नहीं है तानी। हवेली के अंदर घुसने के लिए और उस खड़ग को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना होगा, और उसके लिए तुम्हें मां शमशान काली की साधना करनी होगी। इतना कहने के बाद भास्कर अपनी जगह से उठा और उसने स्टडी रूम के एक कोने में रखी हुई एक कबर्ड खोली। भास्कर ने कबर्ड से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और तानी की ओर बढ़ा दिया। तानी ने बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक लॉकेट जैसी कोई चीज रखी हुई थी। तानी की समझ में कुछ नहीं आया। डॉक्टर भी उसे गौर से देखने लगा। ये क्या है मिस्टर भास्कर? ये एक यंत्र है डॉक्टर, जिसे आज से कोई 100 साल पहले एक तांत्रिक ने सिद्ध किया था। ये जिस किसी के भी पास रहता है वो अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा सकता है। ओह अच्छा, लेकिन ये आपको कहां से मिला? आपको शायद यकीन नहीं आएगा डॉक्टर, लेकिन ये चीज मुझे लंदन के एक मार्केट में मिली। I mean, एक पॉन शॉप में। शॉपकीपर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो इसे बस एक एंटीक पीस समझ रहा था, जबकि मैं इसे ना जाने कब से ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने फौरन इसे खरीद लिया। मगर ये आपको कैसे पता चला कि ये किसी तांत्रिक द्वारा सिद्ध किया हुआ यंत्र है? आपके सामने जो किताब रखी हुई है, इसमें इस यंत्र का जिक्र है। उसका एक स्केच भी बना हुआ है। एक तांत्रिक ने करीब 100 साल पहले इसे सिद्ध किया था और रॉय चौधरी खानदान के किसी वारिस को दिया था। किसको? श्याम रॉय चौधरी को या फिर अर्जुन रॉय चौधरी को? क्योंकि वो दोनों भाई ही रॉय चौधरी खानदान के आखिरी वारिस थे। आई डोंट नो, इसके बारे में इस किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट आपको पर्सनली तो ये पता ही होगा ना मिस्टर भास्कर, क्योंकि आपका भी कनेक्शन रॉय चौधरी खानदान से है। ये मेरी बदकिस्मती है डॉक्टर कि मेरा कनेक्शन उस खानदान से है। लोग डॉक्टर, मेरा पर्सनली उस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं केवल तानी की हेल्प करना चाहता हूँ। एंड आई थिंक आप इसलिए मेरे पास आए हैं। अगर आपको रॉय चौधरी खानदान में कोई दिलचस्पी है तो फिर आप मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यू मे गो नाउ। भास्कर रॉय के अचानक ऐसे रूखे बर्ताव पर डॉक्टर को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। आई एम सॉरी मिस्टर भास्कर, लेकिन मेरी दिलचस्पी भी केवल तान्नी की मदद करने में ही है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अर्जुन को चीनी के चंगुल से छुड़ा लिया जाए। तो फिर ठीक है, मैंने आपको वो रास्ता बता दिया है और ये भी बता दिया है कि रास्ता बहुत खतरनाक है। अब ये तान्नी पर डिपेंड करता है कि वो उस रास्ते पर चलना चाहती है या। यस मिस्टर भास्कर, अर्जुन के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तानी का ये इरादा देखकर भास्कर के होंठों पर फिर से वही मुस्कुराहट आ गई। तो फिर ठीक है तानी, तुम इस यंत्र को अपने पास रखो और मां शमशान काली की साधना शुरू कर दो। ओके, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा? और इस बीच अगर चीनी ने अर्जुन की बॉडी और सोल पर कब्जा कर लिया तो? डोंट वरी तानी, जब तक अर्जुन के रिस्ट पर बना हुआ निशान चीनी की रिस्ट पर बने निशान जितना बड़ा नहीं हो जाता, तब तक चीनी अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहां तक मेरी कैलकुलेशन है, उसमें कुछ दिन अभी और लगेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी शक्तियों को जागृत होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और एक बार मां काली का वो खड़क तुम्हारे पास आ गया तो फिर चीनी की सारी शक्तियां अपने आप नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। भास्कर की इन बातों ने तानी के अंदर एक जोश पैदा कर दिया था। अर्जुन को लेकर उसकी बुझती हुई उम्मीद एक बार फिर से जल उठी थी। उसने वो यंत्र उठा लिया, लेकिन जैसे ही तानी ने उस यंत्र को छुआ, वैसे ही तानी की आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और उसने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली।
तानी के कानों में बहुत सी आवाजें गूंजने लगी। नहीं शारदा, मेरी बलि मत लो। तूने पाप किया है अर्जुन। तू क्या समझता है इन मामूली तांत्रिकों के बलबूते मुझे इस जिस्म से आजाद करवा देगा? मुझे उस शरीर से कोई मुक्त नहीं कर सकता। नहीं शारदा, मेरी बलि मत दो। अरे तू क्या मेरी बलि देगा मूर्ख? कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन मुझे मुक्त नहीं कर सकेगा तू। तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा श्याम। आज ये तलवार तेरा लहू पीकर ही रहेगी। रुक जाओ अर्जुन। तू यहाँ क्यों आई है? जा, चली जा यहाँ से। आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अचानक घनी झाड़ियों में से बहुत से भेड़िए बाहर निकल आए और उन्होंने अर्जुन को चारों ओर घेर लिया। हे, पीछे हट जाओ, वरना मैं सबको मार डालूंगा। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। ऐसा पागलपन मत करो, वरना ये खूनी भेड़िए मारकर खा जाएंगे तुम्हें। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। ओ अर्जुन, तो तुम मुझे फिर से भूल गए। मगर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूंगी। नहीं, मुझे तानी के पास जाना है। अर्जुन घबरा कर पीछे हटने लगा, मगर चीनी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। चीनी ने जैसे ही अर्जुन के हाथ को थामा, वैसे ही वो एकदम से शांत हो गया। तभी आसमान में चांद निकल आया और जंगल में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। शांत हो जाओ अर्जुन, ये देखो, ये मैं हूं तुम्हारी चीनी। चीनी? ओ, हाँ, तुम तो चीनी हो, लेकिन तानी कहाँ है? लगता है अभी तक तुम पर से तानी का साया पूरी तरह नहीं हटा। उसे भूल जाओ अर्जुन, वो तुम्हें मार डालना चाहती है। तुम जरा मेरी आंखों में देखो। अर्जुन ने जैसे ही चीनी की आंखों में देखा तो वो बस देखता ही रह गया। चांद की हल्की रोशनी में चीनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी गहरी आंखों में जैसे कोई जादू था जिसने अर्जुन को अपने वश में कर लिया था। अर्जुन, तुमने आज फिर वही गलती की। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उस गुफा में से भागने की कोशिश मत करना, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझे माफ कर दो चीनी, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। मैं तो वहां गुफा में सो रहा था, मगर तभी मुझे सपने में तानी दिखाई दी और मैं बहुत बेचैन होने लगा। हाँ अर्जुन, मैं जानती हूँ, तानी बहुत मायावी औरत है। उसने तुम पर जादू कर रखा है और उसी से बचाने के लिए मैंने तुम्हें उस गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन चीनी, मैं और कितने दिन वहां छुपा रहूंगा? उस गुफा में मेरा दम घुटने लगता है। बस कुछ ही दिनों की बात है अर्जुन। ये देखो, तुम्हारी कलाई पर यह बना निशान धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये मेरे निशान जितना हो जाएगा। उस दिन हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तब वो तानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वैसे मैंने तुमसे कितना कहा था कि मार डालो तानी को, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। हाँ चीनी, पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी तानी की जान नहीं ले पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो चीनी, अगर अब
तानी मेरे और तुम्हारे रास्ते में आएगी तो मैं मार डालूंगा उसे। मुझे यकीन है अर्जुन कि तुम ऐसा ही करोगे। अब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चीनी अर्जुन को लेकर वहां से चली गई और उस घने जंगल में न जाने कहां गुम हो गई। जरा संभल कर श्यामदा, ये घोड़ा बहुत गुस्सैल है। हाँ श्यामदा, कल रात ही बड़े मालिक इसे खरीद कर लाए हैं। ये उनके बस में भी नहीं आया था। जो किसी के बस में नहीं आता उसे ये शाम आसानी से अपने काबू में कर लेता है। ये देखो। अरे वाह, श्यामदा ने तो कमाल कर दिया, घोड़े को काबू कर ही लिया। श्यामदा जैसा बहादुर इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। देखो तो श्यामदा के इशारे पर घोड़ा कैसा दौड़ा जा रहा है। बस बस, अब शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बहुत शानदार घोड़ा है ये। सुनो, ले जाओ इसे। अब ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ, इसे अस्तबल में दूसरे घोड़ों के साथ मत रखना, बल्कि हवेली के बगीचे में खुला छोड़ देना, क्योंकि आज से ये मेरा खास घोड़ा है। रुको श्यामदा। अरे अर्जुन, तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या हुआ? कोई खास बात है क्या? हर शानदार चीज पर केवल आपका ही हक कैसे हो सकता है श्यामदा? मैं भी इसी खानदान का वारिस हूँ। अरे भाई अर्जुन, हक तो उसी का होता है जो काबिल होता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो घोड़ा मुझे चाहिए श्यामदा। क्या? बस इतनी सी बात? अरे तो लो, आगे बढ़ो और ले लो वो घोड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ये जंगली घोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि। बस श्यामदा, अपना ये गुरूर अपने पास रखो और अब देखो कि मैं इस जंगली घोड़े को कैसे काबू में करता हूं। अरे ये अर्जुन दा तो एकदम अनाड़ी है। इन्हें तो घोड़े की लगाम तक पकड़नी नहीं आती। अरे हाँ हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा ही अर्जुन दा की लगाम खींच ले। हाँ? ये लो, घोड़े ने तो अर्जुन दा को चारों खाने चित कर डाला। क्या हुआ अर्जुन? लगता है इस घोड़े को अपना ये नया मालिक पसंद नहीं आया। अरे तुम्हें तो बहुत चोट लग गई है। चलो आओ, चलो आओ, तुम्हारी मरहम पट्टी करवा लाता हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है श्यामदा, लेकिन एक दिन तुम्हारा ये गुरूर मैं तोड़ कर रहूंगा। तान्नी कुछ देर से मां शमशान काली की आराधना में लीन थी कि अचानक उसे एक तेज झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। तान्नी के हाथ में वही यंत्र था। तभी उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वहां डॉक्टर खड़ा हुआ था। अरे आप कब से यहाँ खड़े हुए हैं? काफी देर हो गई और बारिश भी बहुत देर से हो रही है। स्ट्रेंज, मुझे जरा भी पता नहीं चला, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस यंत्र को अभी बस टच ही किया था और फौरन ही मेरी आंख खुल गई। इसका मतलब ये यंत्र वाकई काम कर रहा है और इस वक्त ये यंत्र तुम्हारी ही मुट्ठी में है, और इसका मतलब साफ है कि तुम इसकी पावर को काफी देर तक होल्ड कर सकती हो। क्या इसका मतलब ये भी है कि मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे जाग रही हैं? आई डोंट नो, मिस्टर भास्कर ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस यंत्र को होल्ड करने से तुम्हें वक्त का एहसास नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि तुमने बस कुछ सेकंड्स के लिए टच किया है, जबकि इस दौरान एक लंबा वक्त बीत चुका होता है। ये यंत्र तो सचमुच बहुत कमाल का है। आई वंडर कि वो तांत्रिक आखिर कौन होगा जिसने इसे सिद्ध किया होगा, और क्यों?
आखिर वो इस यंत्र के जरिए क्या हासिल करना चाहता होगा? देखो तान्नी, इसका जवाब भी मिस्टर भास्कर रॉय ही दे सकते हैं। और वो शायद हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, जैसे उन्होंने अपने बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। हाँ, मुझे भी इस पर थोड़ी हैरानी है। लेकिन तुम ये बताओ कि इस यंत्र को छूने पर तुम्हें एग्जैक्टली कैसा महसूस होता है? जब पहली बार मैंने इसे मिस्टर भास्कर के सामने छुआ था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे कोई आदमी मदद के लिए किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा हो। फिर अचानक उसकी आवाज बहुत डरावनी हो गई थी। फिर मैंने एक लड़की की आवाज सुनी जो उस आदमी को किसी पिशाचिनी से मुक्त करना चाहती थी। तो तुमने ये सब मिस्टर भास्कर को क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, लेकिन सडनली मुझे ये इंट्यूशन होने लगा कि मुझे ये बात मिस्टर भास्कर को नहीं बतानी चाहिए। तान्नी की ये बात सुनकर डॉक्टर पहले तो एकदम से चौंक उठा, फिर वो कुछ सोचने लगा। आई डोंट नो डॉक्टर, मुझे ऐसा इंट्यूशन क्यों हुआ? इवन आई डोंट नो। लेकिन तुम ये बताओ कि अभी जब तुमने इस यंत्र को होल्ड किया तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस बार मुझे आवाजों के साथ कुछ विजुअल्स भी दिखाई दिए, लेकिन काफी ब्लर से थे। एक आदमी था जिसे कुछ लोग श्यामदा कहकर एड्रेस कर रहे थे। फिर वहाँ एक दूसरा आदमी आया जिसने घोड़े को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वो जख्मी हो गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और वो उसे अर्जुन कहकर एड्रेस कर रहे थे। बस इसके बाद अचानक थंडर स्ट्राइक की तेज आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। ओह आई सी, यानी श्याम रॉय चौधरी और अर्जुन रॉय चौधरी। क्या तुमने उनके चेहरे भी देखे? सब कुछ बहुत ब्लर था डॉक्टर, लेकिन इन आवाजों और विजुअल से अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि श्याम रॉय और अर्जुन रॉय दोनों भाई थे। और ईयर 1920 में उस हवेली में अर्जुन रॉय की बलि दी गई थी। इसमें उसका भाई श्याम रॉय भी इन्वॉल्व था। उस रात हवेली पर थंडर स्ट्राइक हुआ था और वहाँ आग लग गई थी। यस, यू आर राइट। मगर सवाल ये है कि अर्जुन रॉय के साथ ये सब क्यों किया गया था? लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ा और रेलेवेंट सवाल ये है डॉक्टर कि मेरे अर्जुन का उस अर्जुन रॉय चौधरी से क्या कनेक्शन है? जो इंसिडेंट करीब 100 साल पहले उस हवेली में हुआ था, वो अर्जुन को अपने सपने में क्यों दिखाई देता है? तान्नी के इस सवाल ने डॉक्टर को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसके जहन में एक सवाल पैदा होने लगा। तान्नी, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे अपने और अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता सकती हो? मतलब क्या अर्जुन दिल्ली का ही रहने वाला है? I mean, उसके पेरेंट्स कौन कौन हैं और कहाँ हैं? अगर सच कहूँ तो डॉक्टर, अर्जुन के बैकग्राउंड के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। और जो कुछ पता है वो भी अर्जुन ने ही मुझे बताया था कि बचपन में उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद वो कुछ सालों तक अपने किसी अंकल आंटी के पास रहा था, बट उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो अर्जुन उन्हें छोड़कर दिल्ली चला गया और बस तब से ही वो यही है। उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है डॉक्टर, एंड ही इज अ सेल्फ मेड मैन। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन क्या उसके बाद अर्जुन के अंकल आंट ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया? मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन को उनका जिक्र तक करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने भी कभी उससे नहीं पूछा। बट अर्जुन के पेरेंट्स, आई मीन, उनका कोई फोटोग्राफ तो होगा ना उसके पास? नो डॉक्टर, अर्जुन के पास अपनी मॉम डैड का कोई फोटोग्राफ नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं अर्जुन का रॉय चौधरी फैमिली से कोई कनेक्शन तो नहीं? हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि उस रात जब अर्जुन रॉय चौधरी की बलि दी गई थी और हवेली में आग लग गई थी, तो उसके बाद हुआ क्या था? अर्जुन रॉय के भाई श्याम रॉय का आखिर हुआ क्या? और मुझे अब मिस्टर भास्कर के बारे में भी पता करना होगा कि आखिर इसका रॉय चौधरी फैमिली से क्या कनेक्शन है। डॉक्टर की बात सुनकर अब तान्नी भी एक गहरी सोच में डूब गई थी। भास्कर बाबू, ओ भास्कर बाबू, दरवाजा खोली जल्दी, कि मैं हूं रखाल। ओह यू ब्लडी इडियट, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हो? क्या हुआ? आपको एक खबर देनी थी चीनी के बारे में। ठीक है, अंदर आओ। बोलो क्या बात है? भास्कर बाबू, कल रात मैंने चीनी का पीछा किया। वो जो काली पहाड़ी वाला जंगल है ना, कल रात वो उसी जंगल में गई थी और मैंने वहां अर्जुन को भी देखा उसके साथ। मुझे पहले ही शक था कि उसने
अर्जुन को उसी जंगल में कहीं छुपा कर रखा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो अर्जुन को लेकर घने जंगल में कहीं गायब हो गई और फिर अचानक उसके एक भेड़ी ने मुझे देख लिया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं वहां से भागकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ भास्कर बाबू। मैं अब दोबारा गांव नहीं जाऊंगा। चीनी को मेरे बारे में पता चल गया है, वो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बेकार की बात मत करो राखाल। मैंने कहा है ना तुमसे कि चीनी किसी इंसान की जान नहीं ले सकती। नहीं भास्कर बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। राखाल को यूं डरता देख भास्कर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद पे कंट्रोल किया। अच्छा ठीक है, तुम रुको जरा। लो, ये लॉकेट अपने गले में पहन लो। ये तुम्हें चीनी और उसके भेड़ियों से प्रोटेक्शन देगा। राखाल इतना डर गया था कि उसने फौरन वो लॉकेट लेकर पहन लिया। ये देखकर भास्कर मन ही मन मुस्कुरा उठा। अब तुम वापस गांव चले जाओ राखाल, और आज रात को फिर से चीनी का पीछा करना। उसने अर्जुन को एग्जैक्टली कहां छुपा कर रखा है और वो उसके साथ क्या क्या करती है, ये पूरी खबर चाहिए मुझे। लेकिन भास्कर बाबू। बस अब और बहस मत करो मुझसे। जैसा मैं कहता हूं ना, चुपचाप वैसा करो और चिंता मत करो। इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। भास्कर की यह बात सुनकर राखाल की आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई। Eight. शामदा, ओ शामदा। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहा है? शामदा, वो आपका घोड़ा पता नहीं उसको क्या हो गया है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो दर्द से तड़प रहा है। शामदा। क्या? कहाँ है वो? वहां बगीचे में। आप आइए मेरे साथ। अरे ये कैसे हो गया? कल तक तो ये एकदम ठीक था। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। हाँ, एक आदमी गया है उनको बुलाने, लेकिन मुझे लगता है शामदा कि घोड़े को किसी ने जहर दिया है। देखिए, एकदम नीला नीला झाग निकल रहा है उसके मुंह से। ये क्या बकवास कर रहा है तू? इसे भला कौन जहर देगा? ये भला मुझे क्या पता, लेकिन इसे पक्का जहर ही दिया गया शामदा। अरे वो देखिए, ये तो एकदम ठंडा पड़ गया है। इसकी सांस भी रुक गई है। अरे तो खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी कुछ कर, कोई दवाई दे इसे। और ये वैद्य जी अभी तक क्यों नहीं आए? जा उन्हें फौरन बुला कर ला। ए भगवान, शामदा, ये घोड़ा तो मर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे मर सकता है? किसने जहर दिया इसे? कौन आया था यहाँ बगीचे में? जल्दी बता। मुझे कुछ नहीं पता शामदा। आप अर्जुन दा से क्यों नहीं पूछते? अर्जुन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अर्जुन ने जहर दे दिया हो? हाँ, ऐसा ही हुआ है। ये काम अर्जुन के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं आज छोड़ूंगा नहीं उसे। अर्जुन! अर्जुन! क्या हुआ शामदा? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि आपने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया है? अर्जुन, सच सच बताओ कि मेरे घोड़े को किसने मारा? क्या? तो आपका वो प्यारा जंगली घोड़ा मर गया? ओह, मुझे बहुत अफसोस है शामदा, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने इसे जहर देके मार डाला। मैं भला ऐसा घटिया काम क्यों करूंगा शामदा? अगर मुझे उस घोड़े को मारना होता तो मैं उसे सीधा गोली मार देता। और वैसे देखा जाए तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि रॉय चौधरी जैसे ऊंचे खानदान में भला किसी जंगली नस्ल के घोड़े की क्या जरूरत है? अर्जुन, बदतमीज! शामदा, अपनी औकात में रहो, वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है। अच्छा, तो तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? हाँ, अपने बड़े भाई पर? ये मेरे हाथ में चाबुक देख रहा है ना तू? इसी से मैंने बहुत से बिगड़े हुए जानवरों को सीधा किया है।
और आज इसी चाबुक से तेरी चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। श्यामदा! फिर उसके बाद क्या हुआ चीनी? उस श्याम रॉय ने क्या किया था मेरे साथ? श्याम हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। वो तुम्हें रॉय चौधरी खानदान की सारी जायदाद से बेदखल कर देना चाहता था। उसने तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची थी। और एक दिन ऐसा आया अर्जुन, जब उस श्याम ने धोखे से तुम्हारी बलि ले ली। माँ शमशान काली के खड़क से। और इसी के साथ तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए अर्जुन। मैं उस शाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी उसकी बलि ले लूंगा। कहाँ है वो? नहीं अर्जुन, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शांत हो जाओ। श्याम रॉय अब इस दुनिया में नहीं है। और देखो, किस्मत ने हम दोनों को फिर एक बार से मिला दिया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अगर हमारे बीच कोई रुकावट है तो वो है तानी। तुम चिंता मत करो चीनी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं उस तानी को जान से मार डालूंगा। लेकिन तुम मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो चीनी। यहाँ इस गुफा में मुझे बहुत डर लगता है। ओह मेरे अर्जुन, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ मेरी बाहों में आ जाओ। ओह चीनी, कितना सुकून है तुम्हारी इन बाहों में। तुम अब तक कहाँ थी चीनी? तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चीनी। आई लव यू सो मच। तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे ये होठ, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाना चाहता हूँ चीनी। तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ। अर्जुन को यूं अपने वश में होता देख चीनी की आंखों में अचानक एक चमक दिखाई देने लगी। उसके होंठों पर एक चालाकी भरी मुस्कुराहट उभरने लगी और फिर अचानक चीनी ने अर्जुन को अपनी बाहों में से अलग कर दिया। चीनी, ये तुम क्या कर रही हो? खुद को मुझसे अलग क्यों कर रही हो? नहीं अर्जुन, तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी वो वक्त नहीं आया है। नहीं चीनी, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे अपने करीब आने दो। ऐसे जिद मत करो अर्जुन। अपने ऊपर थोड़ा काबू रखो, वरना मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मकसद? कौन सा मकसद चीनी? वही मकसद जब हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। और तुम चिंता मत करो अर्जुन, वो रात भी जल्दी आएगी जब मैं अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगी। मेरा ये जिस्म तुम्हारा होगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाना है अर्जुन। चीनी अब फौरन वहां से चली गई। अर्जुन भी फौरन उस पहाड़ी गुफा से बाहर निकलकर चीनी को पुकारने लगा। चीनी, 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 मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरे पास वापस आ जाओ चीनी। लेकिन अर्जुन की इस पुकार का चीनी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई घने जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर चीनी अचानक जंगल के उस अंधेरे में कहीं गुम हो गई। ये देखकर अर्जुन तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों ने घेर लिया। अर्जुन घबराकर पीछे हटा और वापस उस गुफा में चला गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उस पहाड़ी गुफा से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पर एक शख्स बहुत देर से छुपा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रखाल था, जो 20,000 रुपए के लालच में अपनी जान जोखिम में डालकर चीनी का पीछा करते हुए यहां आया था। तो उस पिशाचिनी ने अर्जुन को इस गुफा में छुपा रखा है। अब मैं ये खबर सीधा जाकर भास्कर बाबू को दूंगा, लेकिन 20,000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 रुपए लूंगा मैं उनसे। और अगर उसने मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश की
तो मैं सब कुछ जाकर डॉक्टर और तानी को बता दूंगा। रखाल अब बहुत ही सावधानी से पेड़ से नीचे उतरा और घने झुरमुट में छुपता हुआ जंगल से बाहर जाने लगा। मगर अचानक वो एकदम से रुक गया क्योंकि उसके सामने चीनी खड़ी हुई थी। चीनी को देखकर रखाल बुरी तरह डर गया। वो जैसे किसी पत्थर के बुत की तरह अपनी ही जगह पर जम गया था, जबकि चीनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत जल्दी में हो राखाल, कहाँ जा रहे हो? क्या तानी और उस डॉक्टर के पास? नहीं, मैं तो वापस गांव जा रहा हूँ चीनी। अच्छा, तो फिर यहाँ जंगल में क्या करने आए थे? चीनी के इस सवाल पर रखाल खामोश हो गया, लेकिन डर से उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। तभी चीनी ने अपना एक हाथ रखाल की गर्दन की ओर बढ़ाया। रखाल घबराकर पीछे हटने लगा। देखो चीनी, मुझे छूना मत। ये देखो, मेरे गले में ये ताबीज है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मुझे जाने दो यहां से। कितना बड़ा मूर्ख है तू राखाल, जो मुझे इस खिलौने से डराने की कोशिश कर रहा है। चीनी ने एक ही झटके से रखाल के गले में पड़ा वो ताबीज खींचकर तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद उसने रखाल को गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लिया। नहीं चीनी, छोड़ दो मुझे। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम किसी इंसान की जान नहीं ले सकती हो। ओह, तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है तू। फिर तो मुझे एक जान लेनी ही पड़ेगी। चीनी ने रखाल की गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। रखाल बुरी तरह से छटपटाने लगा, जबकि चीनी की भयानक हंसी से सारा जंगल गूंजने लगा था। लेकिन चीनी की हंसी तान्नी को भी सुनाई दी, जो बहुत देर से मां शमशान काली की आराधना कर रही थी। मगर यह हंसी सुनकर उसे एक तेज झटका लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी मुट्ठी में दबा हुआ वो यंत्र नीचे गिर गया। ये इतनी डरावनी हंसी किसकी थी? क्या चीनी की? लेकिन आराधना के बीच में ये हंसी क्यों सुनाई दी मुझे? क्या मेरा ध्यान भंग करने के लिए? तभी दूर बेल बजी और तान्नी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। अरे तान्नी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे हाफ क्यों रही हो? और पसीना भी बहुत आ रहा है तुम्हें। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो मैं भी माँ काली की आराधना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मुझे एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई। ओह अच्छा, क्या पता चला तुम्हें कि वो हंसी किसकी थी? नो, लेकिन इस बार भी मुझे कुछ विजुअल्स दिखाई दिए। श्याम रॉय और अर्जुन रॉय की आवाजें सुनाई दी। वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे शायद, और फिर अचानक एक लड़की की डरावनी हंसी सुनाई दी। हो सकता है कि वो हंसी चीनी की हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। मे बी शी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, क्योंकि अगर वो एक पिशाचिनी है और उसके पास कोई शैतानी ताकत है, तो फिर वो मेरे बारे में पता लगा रही होगी, बल्कि उसे पता लग चुका होगा। फिर तो हमें अलर्ट रहना होगा तान्नी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी शक्तियां जागृत होने से पहले ही चीनी हमारे रास्ते में कोई बड़ी रुकावट पैदा कर दे। वो जरूर करेगी डॉक्टर, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरी इंट्यूशन पावर पहले से ही काफी बढ़ गई है। मुझे अपने अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस महसूस होने लगी है जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आई थिंक कि यदि चीनी मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगी तो मुझे पहले से ही इसका एहसास हो जाएगा, जैसे आज मुझे उसकी वो डरावनी हंसी सुनाई दी। यस, यू आर राइट। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? मैं मिस्टर भास्कर रॉय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने गया था, और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी तान्नी कि इसका कनेक्शन श्याम रॉय चौधरी से है। आई थिंक ये भास्कर रॉय श्याम रॉय चौधरी का ग्रेट ग्रैंडसन है।
8. What? क्या सचमुच मिस्टर भास्कर रॉय का श्याम रॉय चौधरी से कोई कनेक्शन हो सकता है? अब जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उससे मैंने यही कंक्लूजन निकाला है। कहाँ से मिली आपको ये इन्फॉर्मेशन? वेल, तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ का डीएसपी मेरा पुराना दोस्त है, तो मैंने उसी की हेल्प से कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए जिनमें रॉय चौधरी खानदान की उस हवेली का जिक्र है और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से गैदर की है। तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स में ईयर 1920 का उस इंसिडेंट का भी जिक्र है? यानी हवेली में अर्जुन रॉय की बलि दी गई थी और फिर हवेली में आग लगाई गई थी। असल में उस इंसिडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, ये जिक्र जरूर है कि थंडर स्ट्राइक की वजह से हवेली में आग लग गई थी और उस वक्त वहाँ कोई रिचुअल चल रहा था जिसमें कुछ तांत्रिक भी शामिल थे और उनमें से कईयों की मौत भी हो गई थी और उसी के बाद से वो हवेली बंद है। और वो श्याम रॉय, उसका क्या हुआ? श्याम रॉय के बारे में मुझे ये पता चला कि वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर हवेली से भाग गया था और कई सालों तक उसका कुछ पता नहीं चला। फिर बहुत सालों के बाद उसका बेटा एक दिन वापस लौट कर आया था और उसने हवेली को खोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाया था और वापस चला गया। लेकिन कहाँ गया, कैसे गया, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। यानी रॉय चौधरी खानदान का वारिस अभी जिंदा है और वो है मिस्टर भास्कर रॉय। हाँ, लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगती है कि भास्कर रॉय को अपने इस खानदान के बारे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो खुद को बदकिस्मत मानता है कि उसका रिलेशन रॉय चौधरी फैमिली से है। लेकिन अर्जुन रॉय चौधरी भी तो इसी खानदान का वारिस था ना? क्या उसकी कोई फैमिली नहीं थी? I mean, उसकी बीवी या कोई बच्चा तो रहा ही होगा ना? तो फिर अर्जुन रॉय चौधरी की मौत के बाद उनका क्या हुआ होगा? मैंने इसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन रॉय चौधरी या फिर उसके बीवी बच्चों के बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बल्कि ये भी पता नहीं चला कि अर्जुन रॉय चौधरी शादीशुदा था भी या नहीं। डॉक्टर की इस बात ने तानी को अब सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने फोन में एक फोटोग्राफ डॉक्टर को दिखाया। ये देखिए, ये रॉय चौधरी खानदान की पिक है। एक बार मैं और अर्जुन दिन में गांव गए थे, तब हम पहली बार चीनी के बाप यानी गांव के मुखिया मनीनाथ से मिले थे। उसके पास एक बहुत पुराना फोटो एल्बम था जिसमें हवेली और उसके इंटीरियर की बहुत से फोटोग्राफ्स हैं। तो मैंने ये पिक उसी फोटोग्राफ से स्कैन की है और इसमें ये साफ दिख रहा है कि रॉय चौधरी खानदान काफी बड़ा था। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और ये देखिए, यहाँ श्याम रॉय चौधरी और अर्जुन रॉय चौधरी भी हैं। लेकिन ये फोटोग्राफ काफी पुराना है और डैमेज भी हो गया है, तो उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है अगर ये चेहरा साफ दिखाई दे जाए तो हमें तुम्हारे अर्जुन और इस अर्जुन रॉय चौधरी के बीच कोई कनेक्शन या रिलेशन पता चल जाए। कनेक्शन तो जरूर है डॉक्टर, वरना अर्जुन को वो डरावने सपने नहीं आते। और अपने उन सपनों की हकीकत पता करते करते अर्जुन की जिंदगी भी एक डरावना सपना बन गई है। वो इस वक्त चीनी के चंगुल में फंसा हुआ है। एनीवे तानी, तुम जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करो और तब तक मैं मिस्टर भास्कर रॉय से दोबारा मिल के आता हूँ। अगली सुबह किसी ने भास्कर रॉय के बंगलों का दरवाजा जोर से खटखटाया। भास्कर गहरी नींद सो रहा था। बार बार ये दरवाजा बजाए जाने पर वो बुरी तरह झुंझलाते हुए उठा और जब उसने दरवाजा खोला तो वो एकदम से चौंक उठा। राखाल, तुम क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों बजा रहे हो? लेकिन राखाल ने भास्कर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप भास्कर को देखता रहा। क्या हुआ राखाल? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? और ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? राखाल की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। भास्कर ये सब देखकर मन ही मन थोड़ा डर गया था। राखाल, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम इस वक्त कहां से आ रहे हो? तुम? मैं काली पहाड़ी वाले जंगल से आ रहा हूँ। मुझे पता चल गया है कि अर्जुन कहाँ है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया राखाल। लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ ना। अब बताओ राखाल, कहाँ है वो अर्जुन? बताने की क्या जरूरत है, मैं आपको सीधा वहीं पहुंचा देता हूं। इतना कहने के साथ ही राखाल ने अचानक भास्कर रॉय की गर्दन पकड़ ली।
राखाल, ये क्या कर रहे हो तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? अरे छोड़ो मुझे। लेकिन राखाल ने भास्कर को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा दिया। भास्कर का दम घुटने लगा और वो राखाल की पकड़ से छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाने लगा, लेकिन राखाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखें अब जैसे अंगारे की तरह दहक रही थी। तो तू एक बार फिर से मेरे रास्ते में आ गया है। एक बार फिर तू अर्जुन को मुझसे अलग कर देना चाहता है। एक बार फिर तू उसकी बलि देना चाहता है, लेकिन इस बार तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। तू आज मरेगा। राखाल के सर पर जैसे खून सवार था। वो अब अपने दोनों हाथों से भास्कर का गला दबाने लगा। राखाल! भास्कर बुरी तरह छटपटा रहा था। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे भास्कर का हाथ अचानक पास ही रखी एक हैवी मेटल एंटीक पीस से टकराया। भास्कर ने उसे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से राखाल के सर पर मारा। राखाल एकदम से लड़खड़ा गया। भास्कर ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और फिर वो लगातार राखाल के सर पर मारने लगा। कुछ ही देर में राखाल लहूलुहान होकर नीचे गिर गया और दर्द से तड़पने लगा, लेकिन भास्कर उसे तब तक मारता रहा जब तक वो बेजान नहीं हो गया। भास्कर बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी उसे एक आहट सुनाई दी। भास्कर ने चौंक कर देखा तो उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। डॉक्टर, तुम? हाँ मिस्टर भास्कर, मैं आपसे ही मिलने आया था। दरवाजा खुला था तो अंदर चला आया, लेकिन यहाँ आकर देखा कि आप राखाल का मर्डर कर रहे हैं। नो, मैंने इसे नहीं मारा, बल्कि इसने मुझे मारने की कोशिश की और ये सब साजिश उस चीनी की है। उसने ही राखाल को हिप्नोटाइज करके मुझे मारने के लिए यहां भेजा था। भास्कर की बात सुनकर डॉक्टर अब थोड़ी उलझन में पड़ गया। भास्कर ने अब एक सिगरेट सुलगाई और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। लुक डॉक्टर, मैंने तुम्हें और तानी को पहले भी बताया था, चीनी जब तक अर्जुन की बॉडी और सोल पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर लेती तब तक वो खुद किसी इंसान को मार नहीं सकती, मगर हाँ, वो किसी दूसरे इंसान या जानवर को अपने वश में करके उसके हाथों किसी का भी कत्ल करवा सकती है। जैसे उसने अर्जुन को हिप्नोटाइज करके तान्नी की जान लेने की कोशिश की थी। हाँ, उसी तरह उसने राखाल को अपने वश में करके मेरी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि मैंने राखाल को चीनी पर नजर रखने को कहा था और शायद चीनी को यह पता चल गया। वो ये जान चुकी है डॉक्टर कि मैं तानी की मदद कर रहा हूं, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटा देना चाहती थी। इसलिए अगर मैं राखाल को नहीं मारता तो ये मुझे मार डालता और फिर उसके बाद ये शायद तुम्हें भी मार देता, क्योंकि तुम भी तो तानी की मदद कर रहे हो ना। और उसके बाद तानी भी इसके हाथों मारी जाती। डॉक्टर अब खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वो बस खामोशी से अपने सामने पड़ी राखाल की लाश को देख रहा था। देखो डॉक्टर, ये जो कुछ तुमने देखा है ना, उसे भूल जाओ। चीनी एक पिशाचनी है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। बट मिस्टर भास्कर, इट्स अ क्राइम। यस आई नो, लेकिन अगर आप अपना मुंह बंद रखोगे तो इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। और आप ये मत भूलिए डॉक्टर, ये सब तानी की वजह से ही हुआ है। आज यदि राखाल की जगह मेरी जान चली जाती तब क्या करते आप? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये लाश, इसका क्या करेंगे आप? डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगा। लेकिन अब सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। आप ये बताइए कि तानी की शक्तियां जागृत हुई है या नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत। नो डॉक्टर नो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तानी को अब और मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चीनी अब किसी भी वक्त अपने असली रूप में आ सकती है। असली रूप मतलब? ऐसा रूप जो दिखने में बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन जिसका अंजाम
बहुत भयानक होता है। वो एक ऐसा अभिशाप है डॉक्टर, जो जिंदगी भर हमारे जिस्म और हमारी आत्मा से चिपटा रहता है। उसी अभिशाप ने मेरे पूरे खानदान को तबाह कर डाला और 100 साल बाद भी वो अभिशाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुम नहीं जानते डॉक्टर, वो चीनी कोई ऐसी वैसी पिशाचनी नहीं है, बल्कि वो कर्ण पिशाचनी है। क्या? कर्ण पिशाचनी? हाँ डॉक्टर, हाँ, चीनी कर्ण पिशाचनी है, जो किसी यक्षिणी से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो अपार शक्तियों की स्वामिनी है। जो इंसान इसे सिद्ध कर लेता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ। भास्कर की ये बात सुनकर डॉक्टर को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सवाल था जिनका जवाब हासिल करने वो यहां आया था। और ये बात भास्कर बहुत पहले ही समझ चुका था। मैं जानता हूं डॉक्टर, तुम यहां क्या पता करने आए हो कि श्याम रॉय चौधरी का मुझसे क्या रिलेशन है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि श्याम रॉय चौधरी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जिनके बारे में यह गलत खबर फैला दी गई थी कि उन्होंने धोखे से अपने छोटे भाई अर्जुन रॉय चौधरी का मर्डर करवा दिया था, एक रिचुअल के नाम पे। लेकिन सच ये है डॉक्टर कि वो अर्जुन रॉय चौधरी था, जिसकी वजह से हमारे खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को कर्ण पिशाचनी का वो भयानक अभिशाप झेलना पड़ा था।